अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ के साथ और वज़रा के साथ पसरूर कैंट गए, फौजी जवानों से खिताब किया, वहाँ पर भारतीय ड्रोन्स का मलबा देखा और बड़ी अहम बातें की। एक ये कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। फिर कहा कि पानी हमारी रेड लाइन है, अगर पानी बंद किया तो खून और पानी साथ नहीं बहेगा। मिस्टर मोदी अपने भाषण अपने पास रखें। आज मोदी का नाम लेके प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें मुखातिब किया है और कहा है कि मोदी ने 1971 में मुक्ति बहानी को किसने ट्रेनिंग दी थी दुनिया जानती है। मिस्टर मोदी, आपके BLA और TTP से ताने बाने मिलते हैं। सिंध तास मुआहदे पर कभी सोचना नहीं। आप समझते थे कि इस इलाके के थानेदार आप हैं। ये झूठा तासुर ख़त्म हो गया। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। ये बड़ा वाज़ेह ऐलान था आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। सिपा सालार की बहुत तारीफ़ की उन्होंने और खराज तहसीन उन्हें पेश किया। जवानों का जज्बा वहाँ देखने से ताल्लुक़ रखता था। मोदी अब क्या चाह रहे हैं और क्यों वॉरमोंगरिंग कर रहे हैं? क्योंकि 10 रोज़ा तिरंगा यात्रा पूरे भारत में उन्होंने ऐलान कर दिया। कल वो आदमपुर भी गए, उससे पहले कौम से खिताब भी उन्होंने किया। क्यों? मालूम होता है कि सीज़ फायर की आड़ में मुसलसल एक जारहियत जो है उसका नफाज चाहते हैं। वो इस इलाके में दोबारा टेस्ट करना चाहते हैं, दोबारा पाकिस्तान के ऊपर किसी जारहियत को नाफिज करना चाहते हैं। लेकिन हमने डील कैसे किया नरेंद्र मोदी को, उनके हमले को, ये अभी तक ज़ेर बहस है। और बिलखुसूस मैंने कल आपको खबर दी थी कि भारतीय जैगुआर पायलट विजेंदर के ठाकुर, उन्होंने तफसील के साथ एक मजमून लिखा जिसमें वाज़े किया कि कैसे जो ड्रोन्स की लड़ाई थी, वॉरफेयर था, या फिर जो जेट तैयारों की लड़ाई थी, उसमें पाकिस्तान ने अपना नक्श कैसे जमाया और क्यों जमाया। एतराफ़ खुद एक साबिक भारतीय जैगुआर पायलट कर रहे हैं, जो छपा यूरोशियन न्यूज़ टाइम में। आज एक और सबूत सामने आया है। NDTV ने, यहाँ पे जो भारत में NDTV, उसने खबर छापी है कि भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन्स के लिए एक नया तजुर्बा किया है। भर्गावास्त्रा नामी एक सिस्टम जो कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी SDAL, उसने एयर डिफेंस जो फौज की उसकी मौजूदगी में सीवर्ड फायरिंग रेंज गोपालपुर वहाँ तजुर्बे किए हैं। 3 तजुर्बे किए हैं 13 मई को। और ये मिनी और माइक्रो रॉकेट्स के तजुर्बे हैं कि ड्रोन्स कैसे गिराने। इस खबर में सबूत कैसे है? सबूत इस बात का मिलता है हमें कि जो पाकिस्तानी ड्रोन्स थे उनसे निमटने के लिए कोई निज़ाम उस तरह से था नहीं। अब इस जंग के बाद उन्हें याद आया कि कोई निज़ाम इसका तरतीब देना है, इसलिए ये पाकिस्तानी ड्रोन सेंट्रिक ये तजुर्बा किया गया जिसका नाम भर्गावस्त्रा रखा गया है। तो सबूत उनकी हरकतों में भी मिल रहे हैं कि किसने प्रवेल किया और किसने प्रवेल नहीं किया। सबूत उनके भाषण में मिल रहे हैं कि वो अब सुबकी बचाने के लिए किस किस्म के झूठे और खोखले नारे लगा रहे हैं। यही वजह है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ के साथ बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया कि आज जंग के लिए भी तैयार है, अमन के लिए भी तैयार। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, AVM रिटायर्ड जनाब आबिद राव साहब। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चांद साहब। जनरल साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ मैं। ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा आर्मी चीफ के हवाले से कि उनकी जो क़यादत थी, जो उन्होंने प्लान किया ऑपरेशन और जो उनकी बेबाकी थी, उसकी बड़ी तारीफ़ की। दुनिया भर इस बात के ऊपर अब गौर भी कर रही है, तज्ज़िये भी लिखे जा रहे हैं, ऑपेड्स भी लिखे जा रहे हैं। ये कितना मुश्किल डिसीजन था जो अटैक ऑन इंडिया, और आर्मी चीफ ने कैसे इसे प्लान किया, एग्जीक्यूट कैसे किया हमारी फोर्सेस ने, अगर शहरियों के समझने के लिए कि हुआ क्या था जब ये फैसला करना पड़ा और कितना मुश्किल फैसला होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, पाकिस्तान आर्मी, इसका मकसद एक ही है जी, और हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो झगड़ा है वो एक ही मुल्क के साथ है, दैट इज़ इंडिया। सही। 4 जंगें अभी एस्केलेशंस, और ये जो मौजूदा जंग हुई है 4 दिन की, इसको उन 4 जंगों से भारी समझें। तो पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जी, वो एक ही उसे डिसीजन करना होता है, क्रिटिकल डिसीजन, दैट इज दी वॉर अगेंस्ट इंडिया, कि उसका रिस्पॉन्स क्या जाता है। दिस इज दी डिसीजन ही हैज टू मेक, जो प्राइम डिसीजन होता है, जो उसने करना होता है। एंड आई थिंक द डिसीजन विच ही हैज टेकन, आई मीन नॉट दिस कि वो अभी इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उसका मेरे ख्याल में जो पर्सनैलिटी कार्ड था जनरल आसिम मुनीर का, वो इंडियन मिलिट्री लीडरशिप ने और ख़ासतौर पे इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप वो सही बना नहीं सकी। पर्सनैलिटी कार्ड, एक जंग में आप अपना जो अपोनेंट कमांडर होता है उसका एक कार्ड बनाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं। तो ये खामोश था लेकिन इफेक्टिव था,
और जो स्पीच इन्होंने की, आपको याद होगी, जिस स्पीच ने बहुत आग लगाई है ओवरसीज के साथ तो जो वो बात सिर्फ एक रेटोरिक नहीं था वो। हाँ, तो जी हाँ बिल्कुल। तो जब इन्होंने बात की इनकी प्रॉक्सीज के बारे में, उन्होंने इंडिया से बातचीत की, उन्हें समझाया कि आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, अमन की जो बात हम कर रहे हैं, अमन का ये मतलब नहीं होता कि जी आप द एब्सेंशिया ऑफ वॉर इज अमन। अमन नाम है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, कि जो रूट कॉजेज हैं इस वॉर की, जब तक वो खत्म नहीं होंगी तो अमन इज नॉट अचीव्ड। अमन, वॉर का एब्सेंशिया इज नॉट द अमन, और वॉर इज कंटिन्यूइंग। तो आर्मी चीफ को वो मिसरीड कर गए, प्रोबेबली मिसरीड कर गए, पाकिस्तान की तैयारी को मिसरीड कर गए, पाकिस्तान के नेशनल डिफाइंस को मिसरीड कर गए। पाकिस्तान ने डिफाइंस किया है, पाकिस्तान ने डिफेंस किया है, पाकिस्तान ने अपनी पोटेंशियल दिखाई है। मैं पाकिस्तान आपसे आपने भी अपने तर्जुमे में ये फरमाया कि ये 4 जंगों से भारी जंग थी, भारी हमला था, वो कैसे? जी बिल्कुल, वो कैसे? बिल्कुल देखिए, ही वांटेड टू क्रिएट अ न्यू नॉर्म। अच्छा, वो जो जिस उस घमंड में फिर रहा है मोदी, ही इज, पहली तो बात यह कि ही हैज लॉस्ट हिज, आई मीन ही इज इनसेन, ही इज अ नार्सिसिस्ट। उसका बहुत जरूरी है, इंडिया की आवाम को चाहिए कि इसका जो ज़हनी तवाज़ुन है, नॉट कि मैं गुस्से में कह रहा हूं, जामी साहब यू नो मी वेरी वेल, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहा हूं आपको, मैं कोई गुस्सा नहीं है उन पे। मैं तो शुक्रिया मोदी का ट्रेंड चलवाया जी, आपके इन्हीं स्टूडियो से हमने कहा कि शुक्रिया मोदी का ट्रेंड चलाएं, जिसने पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी दे दी है Exactly. इस चैलेंज में से, जो आज वी आर द हैप्पी पाकिस्तान ना। आज आपको अपने आप पे फख्र नहीं हो रहा, ऑनेस्टली तशक्कुर, पहली बात है कि तशक्कुर में तो कोई शक नहीं है ना, मेरे रब ताला और अल्लाह सुब्हाना ताला की मर्जी के बिना तो हम कुछ भी नहीं है जी। तो जिस मकसद के लिए जो मुझे, हमने देखे ना, रिटायर्ड जरूर है लेकिन वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। माय सन इज अ लेफ्टिनेंट, वो बॉर्डर पे लगा हुआ है, तो हमने तो अपना खून इसी बच्चों को आगे चला रहे हैं जी, और इसी पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ये मेरी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट। मैंने इंडिया को डायरेक्ट भी लड़े हैं जी, हम कश्मीर में रहे, हम इनके जो प्रॉक्सीज है इंडिया को हम लड़ते रहे हैं। मैंने बाजोड़ में इंडिया को लड़ा है, मैंने बलोचिस्तान में इंडिया को लड़ा है, हमने वजीरिस्तान में इंडिया को लड़ रहे हैं, उन्हीं की प्रॉक्सीज है ना, वी आर फाइटिंग देम। लेकिन ये जो 4 दिन में जो हमारी नेशन को प्राइड बहाल किया है और जो चीजें हमें मिली हैं, इट हैज नेवर हैपेंड। अब भारी कैसे है कि दे वांटेड टू चेंज, प्रीटेक्स्ट टेररिज्म की करते हैं, विच इज शरेड, झूठ। खुद चूंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है टेररिज्म, तो उसको कवर करने के लिए इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर। बिल्कुल ठीक, चले मेरे साथ आप रहना जरा, इस पे तो मजीद आपसे मैं मजीद बात भी आपसे करता हूं। एवीएम राव साहब, न्यू नॉर्म पे बात जरूर मैं बिल्कुल करूंगा, मैं उस पर बात करनी, कल से हम इसी पे बात कर रहे हैं, जो उन्होंने ये नोशन क्रिएट करने की कोशिश की है। राव साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, जो बात आपने कर रहा था उसके ऊपर भी ऑब्वियसली आपको कमेंट चाहिए होगा, लेकिन मैंने कल जिस इंडियन जैगुआर पायलट का जिक्र किया, जो डिफेंस एनालिस्ट भी है, उसने पाकिस्तानी सुपीरियरिटी जो है ड्रोन्स में या एयरफील्ड में, उसके ऊपर बड़ा खुल के लिखा है। आज मैंने आपको बताया है नाज़रीन को कि इन्होंने एक निज़ाम क्रिएट किया है, नया तजुर्बा किया है, जो कि सी वॉट फायरिंग रेंज गोपालपुर में है, और वो पाकिस्तानी ड्रोन से कैसे निमटना है उसका तजुर्बा किया। इसका मतलब तो यही है कि इनकी जो कैपेसिटी थी वो सफिशिएंट नहीं थी टू डील विद पाकिस्तानी वॉरफेयर्स। तो ये एतराफ़ नहीं है ये तजुर्बा, कि ये तो वो मौका है जो लड़ाई के बाद याद आ रहा है भारत को? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि आप दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करें, विच दे डिड। उनके जहन में 1971 वॉर का नशा था, जिसमें पाकिस्तान बहुत एडवर्स कंडीशंस में लड़ा और फिर वो ईस्ट पाकिस्तान हमसे टूट गया। उस नशे में मिलिट्री उसमें स्ट्रेटजी में ये कहा जाता है कि कोई पिछली जंग अगली जंग के बारे में लेसन्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकती, जो इन्होंने किया। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये भारी इसलिए थी, ये पहली दफा हुआ है 1947 के बाद कि हमारी तीनों आर्म फोर्सेस एक पेज पे थी, जॉइंट प्लानिंग थी, जॉइंट एनालिसिस थे। आपने देखा होगा कि जनरल आसिम और चीफ मार्शल बाबर ये थ्रू आउट इकट्ठे रहे 24/7, हर मिशन से पहले इन्होंने प्लान किया, बाद में उसको एनालाइज किया। ये पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ और आपने एक दिन में देख लिया है। तीसरी चीज ये हुई है कि देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी में एक चीज कहते हैं कि सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन आपको जब होती है कि आपने एक आइडियोलॉजी, एक पर्सनैलिटी को आइडियल माना हो और एट सम स्टेज इन लाइफ आपको अंदाजा हो कि ये बोगस थी। तो ये जो हिंदुत्व की जो पॉलिसी आरएसएस की चलाई हुई थी इन शेप ऑफ इट्स पॉलिटिकल फेस इन बीजेपी, वो इन्होंने इतना झूठ बोल के एवरी कॉमन इंडियन थॉट के ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और पाकिस्तान को हराना, मसल देना, खत्म कर देना तो बाएं हाथ का खेल है। पीओके को खाली कर दो, उस पर कब्जा कर लो, गिलगित बल्तिस्तान पे अटैक कर लो, लाहौर में जाके नाश्ता कर लो, कराची पे काबू कर लो। ये एवरीबडी हैड स्टार्टेड बिलीविंग, एक फॉल्स ड्रीम इसने क्रिएट किया था। अब ये 4 दिन की जंग में
एवरी इंडियन रियलाइजेस कि ये तो बोगस था, इसमें जान नहीं थी, ये एक ऐसा ख्याली था, जिस पुलाव था जिसमें एक सुनहरा ख्वाब एक डरावने ख्वाब में बन गया है। तो फिर उसके बाद जो नया एलिमेंट इस जंग में आया है, जो पिछली हमारी सारी जंगों में नहीं था, वो क्या तो है? इसमें एक तो ये हमने साबित किया है, पर्टिकुलरली दी एयरफोर्स, कि अगली जंग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगी। बिल्कुल बिल्कुल अगली बिल्कुल। जंग वो एयरफोर्स जीतेगी जो टेक्नोलॉजी को सही अपने सही टाइम पे और सही तरीके से इस्तेमाल करेगी। वेरी ट्रू। वो आपने देख लिया, इसमें स्पेस भी, सैटेलाइट्स भी यूज हुए, इसमें साइबर वॉरफेयर भी हुआ है, जो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। और इंडियंस खास तौर पे सरप्राइजली शॉक्ड हुए हैं कि ये पाकिस्तान ये भी कर सकता है कि उनके आपने इतने साइट्स हैक कर ली, उनको मिसफीड किया, उनकी बिजली काट दी और उनके मिसाइल्स को आपने मिसलीड किया। जो ये हमने जो 90% उनके ड्रोन्स गिराए हैं वो इसी टेक्नोलॉजी के उस पर गिराए हैं, वरना अब वो अगर फटते आपने उनके और नुकसान होता। उस मिसाइल तक को मिसगाइड किया। तो ये जंग आइंदा भी जब होगी तो इसमें टेक्नोलॉजी जो बेहतर यूज करेगा उसकी जीत होगी। अगली ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इट वाज प्रूवन कि जिसकी एयरफोर्स बेहतर परफॉर्म बिल्कुल ठीक, एयरफोर्स इज द की, टेक्नोलॉजी इज द की। आप जी जी। उसके बाद की जंगें सारी देख लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आपने सही मिसालें दी हैं सर। साथ ही रहेगा, साथ ही जरा मैं जनरल साहब के पास भी चला जाऊं, साथ ही रहेगा। जनरल साहब, ये आपने जो न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जो मोदी ने बात कर तासुर देने की कोशिश की है, इससे आपको समझ के आई है और इसका हमारे पास क्या ऑफेंस है? जी देखिए, वो शरेड उसने एक वॉर शुरू की और ये तासुर वाकई उसने देने की कोशिश की। उसकी जिक्र भी कर रहा है कि जी हमने न्यू नॉर्म सेट कर दिया है कि जो BVR से या आउट ऑफ लॉन्ग रेंज उसने इस्तेमाल किए हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। पाकिस्तान में भी इस पर सवाल हो रहा था। ये न्यू नॉर्म तब सेट होता अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करता। देखिए लास्ट टाइम भी जब हम जामी साहब पुलवामा में थे ना, तो देवर इंटरनेशनल प्लेयर्स के जो पाकिस्तान को वो सेटिंग, पूरी सेटिंग क्या है जी, इंटरनेशनल सेटिंग भी मैं आपको बताता हूँ कि है क्या। इंटरनेशनल सेटिंग ये थी वॉर से पहले कि यार ये वॉच डॉग है हमारा, वेस्ट भी इसी पे इन्वेस्ट कर रहा है, लकड़ी के घोड़े पे उन्होंने इसको घोड़ा बना के काठी शाठी तो पहना दी, लेकिन ये था तो वो अनफॉर्चुनेटली, और मतलब है अनफॉर्चुनेटली फॉर दिस रीजन कि ये वहां पे बैठा हुआ कि ये पाकिस्तान को शायद ओवररन कर लेगा या थोड़ा सा सबड्यू कर लेगा, और थोड़ा सा इसकी सेटिस्फेक्शन, इसका जो खून इसके मुंह को लगा हुआ, जो डोमिनेशन और ब्लड की इसकी पॉलिसी है, हिंदुत्व बेस्ड, हेट बेस्ड, इसको थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। ये इसकी और जो है वो इस पे ताकत हम शो करेंगे, और जो इस मेन कंपटीटर है चाइना का, उसको ये चेकमेट या उसको एक चैलेंज करता रहेगा, तो वी विल बी बेटर ऑफ। तो आप शुरू की जो 24 से 36 घंटे की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एप्लीकेशन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी खामोश हैं, JD वैंस कह रहे हैं कि हमारा इस जंग से ताल्लुक नहीं है, आप इन दो मुल्कों का, हम उनको एक हद तक समझा सकते हैं। रूबियो जो है ही अंडरस्टैंड कि इसको न्यूक्लियर जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर अंदर ही रखते हैं, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान बड़े जल्दी कम कर जाएगा। इंटरनल पोलराइजेशन है, खैबर पख्तूनख्वा में लगा हुआ है काम, बलोचिस्तान में एसिमेट्रिक चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रॉबली दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि थोड़ा सा इसको रिड्यूस टू साइज, कट टू साइज किया जाए, प्लांट किया जाए, इसको थोड़ा सा इम्प्लोजन की तरफ ले जाया जाए, ताकि कल न्यूक्लियर या कश्मीर के ऊपर पॉलिसी कैप्चुलेशन हो। दिस वाज दी। लेकिन जब रिस्पॉन्स आता है, नेशनल रिस्पॉन्स आता है, मैं इसको नेशनल रिस्पॉन्स इसलिए कहता हूं कि ईच वन ऑफ अस वर अ सोल्जर। आप सोल्जर थे, पाकिस्तान का नौजवान सोल्जर था, तो ये जो मिलिट्री लीडरशिप, ऑफ कोर्स उनका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पूरा पाकिस्तान गैल्वेनाइज्ड हुआ इससे, एक मूवमेंट के तौर पे आपने रिस्पॉन्ड किया और आपने कहा जी नो कंप्रोमाइज ऑन इंडिया। आपने अपनी जब रिटेलिएशन शो की है, तो न्यू नॉर्म पाकिस्तान ने यह सेट कर दिया कि पूरी दुनिया को बता दिया कि दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी पाकिस्तान। ये न्यू नॉर्म तो पाकिस्तान ने सेट किया है कि दिस इज अ फोर्स टू रेकन विद, अ कंट्री टू रेकन विद, इसको यू कांट इग्नोर इट। और चाइनीज वर्सेस जो फ्रेंडली हमारी कंट्रीज है उसका, और वेस्ट की टेक्नोलॉजी का, तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ रही। डिप्लोमेसी गॉन, आपके इकोनॉमिक्स गॉन, सारी चीजें पीछे। तो नेशनल प्राइड, नेशनल रिजिलियंस और रिजॉल्व,
अच्छा, रिस्टेंट और रिजॉल्व का बेहतरीन इम्तजाज आपको पाकिस्तान ने बताया कि द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर इन दिस वर्ल्ड, जिसके कॉन्फ्लिक्ट के होते हुए भी इसने अपना रिस्टेंट और रिजॉल्व दोनों का मुजाहिदा किया, और एस्केलेशन लेडर पे इसको जहां तक वो जाना चाहते, तो न्यू पाकिस्तान एज एमर्ज, दिस इज द न्यू ये नया जन्म है पाकिस्तान का, ये बिल्कुल पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी फौज का एक नया जन्म, और ये एक नया पाकिस्तान है जो वाकई आपको नजर आ रहा है और जिसमें यकजहती पाई जाती है। एवीएम साहब, ये जो मोदी कहते हैं कि जी आतंक होगा तो हम दोबारा हमला करेंगे, नहीं चौकेंगे, तो फिर अगर बलूचिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान भी फिर कैसे जवाब देगा? पाकिस्तान को भी फिर हमला करना चाहिए? देखिए, इस वक्त बहुत सीरियस हमें थिंकिंग की जरूरत है। जैसे जान साहब ने कहा कि न्यू पाकिस्तान हैज इमर्ज, आई वांट के न्यू पाकिस्तान शुड इमर्ज। हमें बहुत वाइटल डिसीजंस लेने हैं। फॉर इंस्टेंस, ये कर्जों की लत और इकोनॉमी को डुबो के हर गवर्नमेंट ये समझती है कि मैं आईएमएफ से $2 बिलियन और ले आऊं, ये हमारी कामयाबी है, उनको हमारी पॉलिसीज पसंद है, इससे निकलना होगा। आपको ऑस्टेरिटी अडॉप्ट करनी होगी, इस कौम की ट्रेनिंग करनी होगी कि अपने पैसों पे आप जिए, आप एक रोटी कम खाएं बट अपनी खाएं। ये बहुत बड़ा चेंज आपके पाकिस्तान में आना चाहिए और नजर आना चाहिए। प्रोटोकॉल में 25-30 गाड़ियां, ये लग्जूरियस लाइफस्टाइल, इट मस्ट बी कंट्रोल्ड, और इसको आप ग्रेजुअली कम करें या एक स्ट्रोक से कम करें। दूसरी चीज बहुत जरूरी है, लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर, जिसपे अगर नेगोशिएशन होनी है, हमारी पॉलिसी क्या है। लेट मी से अगेन, मैंने अभी 3-4 डिफरेंट चैनल्स पे कहा है, पाकिस्तान डज नॉट हैव ए कश्मीर पॉलिसी। अगर आप उसी 1948 के रेजोल्यूशन में बैठे हैं, यू विल फेल अगेन। वो ना इम्प्लीमेंट होगा, ना इम्प्लीमेंट होने वाला है, बिकॉज इन 75 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। आप कश्मीरी आपके बारे में वो सोचते हैं, उनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, पॉपुलेशन का बैलेंस चेंज हो गया है, तो इसलिए आप इस पे डिबेट करें कि आप कश्मीर के ऊपर जाते हैं तो सालिस से आप क्या डिमांड करेंगे। दूसरी चीज, जो टीम आप सिलेक्ट करें, एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि कश्मीर की मूवमेंट है क्या। 1931 से ही शुरू हुई है, इसको तकरीबन 94 साल हो गए हैं। तो हमें क्या चाहिए? क्या इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए? क्या आपको पाकिस्तान से अटैच करना है? क्या स्टेटस को चाहिए? क्या डीमिलिटराइजेशन करनी चाहिए? और उन पॉलिटिशियंस को, उन इंटेलेक्चुअल्स को, उन लोगों को भेजना चाहिए जो ये जानते हों और जो असर्ट कर सकें और एक नेशनल वो करें। आपका हर सियासतदान जो है ना, एंड हर इंटेलेक्चुअल इस मसले के बारे में ना तो जानता और न ही इसको सही मानों में, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, बारीक बात है, इस पे गौर होना चाहिए जी। तो इसलिए न्यू पाकिस्तान शुड इमर्ज। आपके पास बोल्ड डिसीजन लेने की सलाहियत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, और फिर हिम्मत होनी चाहिए कि हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने हिंदुस्तान का वो बबल तोड़ दिया है। ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सबसे बड़ा शौक मेरे नजदीक अमेरिका को लगा है। अमेरिका का ये पालतू कुत्ता था इंडिया, कि इसको लड़ाना है चाइना के साथ। अब उसको तलाश होगी कि वो इसके इक्विवेलेंट जो रीजन में है ही नहीं, बिकॉज ये साउथ चाइना सी की पॉलिसी को सबसे बड़ा जो उसका चैंपियन अमेरिका था, वो उसने इंडिया से इम्प्लीमेंट करवाना था, ऑस्ट्रेलिया से करवाना था। ऑस्ट्रेलिया अलहदा होता, ये 3 नेवीज मिलती तो फिर ये को चाइना को यहाँ चेक करते, उसकी ट्रेड जो थी। ये सी पैक उसी के रिएक्शन में आया था कि इनको एक कॉरिडोर भाई, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका। ठीक है, ये राव साहब बहुत अहम बात है आपकी। मैं छोटी सी एक ब्रेक ले लूं, जरा वापस आता हूं, मजीद आगे बढ़ाते हैं, अब जनरल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। छोटी सी ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था अल जजीरा को, उन्होंने एक ओपेड छापा है जो भारतीय नियाद एक तज्जिया निगार ने छापा, अप्रूव आनंद का लिखा हुआ। वो कहते हैं जी मोदी की जो तकरीर थी उससे ये नज़र आता है कि उन्होंने इंडियन अवाम को ये एश्योरेंस नहीं दी कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो अवाम की सिक्योरिटी को गारंटी कर सकती है, बल्कि इंस्टेड इट वाज मेंट टू वार्न दैट इंडिया इज नाउ इन अ परमानेंट वॉर लाइक सिचुएशन। जी देखिए जामी साहब, यही तो वो चाहता है जी। दैट्स वाई मैं इसको कहता हूँ कि ये जो पैरन आया है ना, ये पूरे रीजन के 1.6 बिलियन लोगों का दुश्मन है जी। ये सोच इसकी दुश्मन है। उनकी पॉलिटिक्स है ही क्या? वो मैंने आपके इधर मेरे ख्याल में शेर पढ़ा था और सुनाया था राहत तंदूरी साहब का, कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या। इन्हीं के अपने शायर हैं, जरा पता करो कोई चुनाव है क्या। चुनाव है क्या? आप जो लोकसभा में स्पीच की है, एक कांग्रेस के थे मेरे ख्याल, वो कहते हैं यार जब पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो इंडिया इज नॉट इशू, वहां पे कभी बात नहीं थी। जब इंडिया में इशू इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान एज एन इशू। तो इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तो वो देखें ना उससे। अच्छा, मीडिया को देख लें, अब कौन सा ऐसा मुल्क है जो अपनी आवाम को कांस्टेंट एक खौफ की फजा में
अब जब इन्होंने ड्रोन तो उड़े जनरल होंगे साहब दिल्ली के ऊपर। आज जो जिन्हुआ न्यूज एजेंसी है चाइना की, उसको ब्लॉक कर दिया। TRT जो तुर्किया का चैनल है, उनकी जो ट्विटर हैंडल है उसको ब्लॉक कर दिया है। हम सब तो ब्लॉक हुए ही हुए हैं। देखिए ये इतने बदबख्त हैं, इतने बदनसीब हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर जो पीस मेकर के तौर पे आया जी रीजन में, इनके अपने मुल्क में, उसको मेजर जो गौरव है, आपने वो सुन लिया होगा, वो आपने देख लिया होगा, मैं तो वो अल्फाज भी नहीं दोहरा सकता। मैं तो उसको मेजर गौरव की बजाय मेजर गोबर कहता हूं सर। तो ये पॉलिसी है, ही इज द फेस मेजर साहब। और ये देखें, और वो स्ट्रेटजी की बातें करता है। 6 साल मेरे ख्याल में 5-6 साल हमारे भी उससे बेहतर है कोई जंग में कहीं मारा मुरा जाता तो उसकी जो सिंसेरिटी है ना, वो कहीं किसी का नहीं है ना। वो फौज में भी सिंसियर नहीं था, इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर सका। फिर छोड़ के अब मुल्क को लड़ाई पे लेके जा रहा है। जो काम खुद नहीं कर सका वो अवाम से करवाना। बट हैविंग सेड दैट, एट अ लार्जर हम जरा चीज देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये इंडिया की ये जो हेट बेस, ये हेट मॉन्गरिंग कॉन्स्टेंटली वो उनको फियर में ला के कि इट इज, आप जब तक ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे आप सुकून से नहीं रह सकते। एक्चुअली वो हिंदुत्वा, सिखों को उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट का आगाज किया है जी। अभी देखे ना, ये बैसाखी का जो 30 जून को है, 500 सिखों को उन्होंने ट्रेवल का कोई इश्यूज उनके खड़े कर दिए। दे विल नॉट अलाउ देम टू कम। 5 इन्होंने आपने मिसाइल मारे हैं सिखों के ऊपर। आपने सिखों का, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड्स में चले जाएं, क्रिश्चियंस के साथ वो कर रहे हैं, दलित्स के साथ जो वो कर रहे हैं। तो एक्चुअली देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड जामी साहब कि ये नरेंद्र मोदी, RSS, ये हिंदुत्वा विद इन इंडिया ये किसी माइनॉरिटी को नहीं देख सकती। जो मुसलमानों की हालत है वहां पे हम सबको गोया यानी इस रीजन का जो अल्फाज, इस रीजन का पीस जो है वो आप समझते हैं मोदी और बीजेपी के जाने से मशरूत है। राव साहब, जितने भी मैं एयरफोर्स के साबिक जो अफसरान उनसे बात करता हूं तो वो एयरफोर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत शानदार तबसरा कर रहे हैं। 5 की तादाद थी जो हमने स्कोर किया उनके जेट्स मारने की, फिर मुझे इतला मिली 6 है। आज की ताज़ा खबर कुछ ऐसे है कि शायद 7 तैयारे हैं जो हमने मार गिराए हैं। साबिक अफसरान आप जैसे रैंक्स के जो होते हैं वो ज़्यादा बाखबर होते हैं, कुछ तो आवाम को बताएं, नंबर कितना है? देखिए, इसमें 8 एयरक्राफ्ट की भी है, लेकिन एयरफोर्स ने चूंकि उसकी अभी तक क्रेडिबल हमारे पास उसकी एविडेंस नहीं थी। ये हमें उन्हीं के सोर्सेज से पता चल रहा है कि उसे विराज 2000 भी एक मारा है। तो इनके सिर्फ जो 2 टाइप रह गए थे, एक वो रह गया था जैगुअर, वो इस टेरिटरी में नहीं आया। एक इनके तेजाज जो इन्होंने दूर रखे हुए हैं, जो इनके अपने इंडिजिनस बनाए हुए हैं। देखिए, हमने कोशिश ये की है पूरी कि जब आपने शुरू में देखा होगा जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ कि हमने पहले एक जहाज से स्टार्ट किया, फिर दूसरे की खबर आई, फिर तीसरे की आई। तो ओवर ए पीरियड ऑफ 3 आवर्स हमने कहा था कि हमने 5 जहाज 4+1 गिरा लिए हैं। अब ये जब थोड़ी सी फॉग ऑफ वॉर क्लियर होगी तो आपको इनके सही आपको जो है ना लॉसेस का पता चलेगा। तो उस लिहाज से PF ने इसमें झूठ नहीं बोला। इन्होंने हर दफा, मतलब वो बरखा दत्त की कहानी चल रही है कि हमारा एक पायलट भी पकड़ा हुआ है, हमारा JF-17 भी 2 इन्होंने गिराए हैं। तो देखिए, ये झूठ का सहारा आपको मैं पैरेलल एग्जांपल हिस्ट्री में इसकी 1934 के जर्मनी की मिलती है, जहां हिटलर रोज टू पावर लाइक मोदी, जहां पे गोएबल्स इनके मीडिया की जगह था, जिसका बिलीफ ये था कि आप इतना झूठ बोलें कि वो सच लगे। फिर उसका अंजाम जो हुआ, मुझे मोदी का भी अंजाम वही लगता है। हिटलर ने खुदकुशी की थी, शायद इसको भी शर्म आ जाए खुदकुशी कर ले, और वरना इस पे वॉर क्राइम्स का मुकदमा पाकिस्तान को करना चाहिए। इसको अवाम इनके अपने जो हैं वो जूती मार के निकालेंगे और इससे इस्तीफा लेंगे कम से कम। जहां तक ये झूठ बोलने का ताल्लुक है, दुनिया को बहुत जल्दी पता चलता है। ठीक, जनरल साहब, योर फाइनल कमेंट, थोड़ा सा वक्त आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक, राव साहब। जी जनरल साहब, मैं एयर मार्शल साहब से विद ऑल माय रिस्पेक्ट, मेरे बड़े हैं और मेरे दोस्त भी हैं और हमारे सीनियर भी हैं, दुआ करें कि मोदी जिंदा रहे। अच्छा, अगर मोदी रहेगा पावर में, मोदी के मरने की दुआएं ना किया करें। मोदी रहेगा तो जो इंडिया का हशर इसने कर दिया है कमिटी ऑफ नेशंस में, तो ये हमें इंडिया के ऊपर एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंसानियत का दुश्मन है। अच्छा, नहीं वो राव साहब द अदर वे अराउंड बात कर रहे थे ना। देखिए, इसमें जो मेरा सेंटेंस में कहने से रह गया कि जब मोदी ने ये अपना हिटलर ने खुदकुशी की थी तो जर्मनी टूट गया था। फ्रॉम 45 to 89 जर्मनी आधा रूस ने कब्जा कर लिया, आधा अमेरिकन ने कब्जा कर लिया। तो ये इंडिया का भी हाल होगा। इंडिया इज मच बिगर, इसके तो 7-8 टुकड़े तो आराम से हो जाएंगे जहां आजादी की मूवमेंट चल रही है। बहुत शुक्रिया AVM राव साहब, जनरल जाहिद महमूद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लाइव जामी यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक।
खुशामदीद प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नदीम अफजल चंद साहब ने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। खुशामदीद सर। ये मोदी जी चाह क्या रहे हैं जी? बजाय इसके कि लीड करते, ये तो मुसलसल जारी है, तो जंग किसी हालत में रहना चाह रहे हैं। देखें जी जामी साहब, जो मोदी की सोच है ना, उसकी जो हिंदुआता सोच है, वो तो एक काफ़ी अरसे से इस पर तो कोई शक ही नहीं कि हमारे पाकिस्तान में उस पर बड़ी डिबेट भी होती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तो कई दफ़ा उसके बारे में जो इज़हार किया है वो वक्त के साथ साथ सच्चा साबित हो रहा है। और उसका जो अपनी अपोजिशन है, जो उसके अंदर इंडिया के अंदर जो एक तबका है, दो तबके हैं, एक जंग नहीं चाहता और एक उसका वैसे भी उसकी हिंतापसंदाना सोच की वजह से उसके मुखालिफ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उस तबके को एड्रेस करना चाहिए। और मोदी तो अपनी बका की जंग लड़ रहा है, क्योंकि वो इंतहापसंदाना की उस पीक पे है कि वो अगले इलेक्शन में तैयारी कर रहा था। उसने जो भी ये पलगाम में किया वो उल्टा उसके गले पड़ गया, फिर उसने अटैक भी पाकिस्तान पे कर दिया। और पाकिस्तान ने 3 दिन बड़ा सब्र किया। 3 दिन पूरी कौम ने, हमारी अफवाज ने, हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस ने देखा, सबको ऑन बोर्ड लिया अफवाज ने। और उसके बाद जो हमने रिटेलिएट किया, जो जवाब दिया, वो जवाब एक बनता था अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि उसने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया। हालांकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, बिल्कुल ठीक बात, सहूलतकार नहीं। तो वो क्योंकि खुद सहूलतकार है, बलूचिस्तान के अंदर वो सहूलतकार है, KPK के अंदर वो सहूलतकार है। तो मेरे ख्याल में उसका वो जो है, अब उसको ये हो गया कि अब उसका बड़ा तकिया अमेरिका के ऊपर था। लेकिन अब अमेरिका ने, जो ट्रंप ने किया है, उसने जो इस तरह उसको समझाया है कि मतलब है, पंजाबी में कहते हैं ना, ट्रंप ने उसको यही कहा कि गल वध गई। तो इस तरह मैंने किया। अच्छा, तो मेरे ख्याल में अब मोदी को ये सोच लेना चाहिए, उसके पार्लियामान की तकरीरें सुने ना लोगों के MPs की, और मोदी की तकरीर सुने, तो उसमें बड़ा फर्क है। जो इंडिया के अंदर सोच एक डेवलप हो रही है। ठीक है चंद साहब, ये चूंकि आप हेम ऑफ अफेयर्स में रहे हैं, बड़ी करीब से आपने देखा, उस रात हुआ क्या? एटमी धमकी थी, ट्रंप की मिन्नत समाजत थी, या हमारा हमला जो था जवाबी, उसकी गूंज और धमक थी? देखिए, पाकिस्तान का जो जवाब था ना, एक तो मोदी को या उसके साथ जो इत्तेहादी थे उनको तवक्को नहीं थी। और फिर दुनिया ने भी देखा कि पाकिस्तान की कौम जिस तरह इकट्ठी होगी, और पाकिस्तान यकीनन एटमी मुल्क है, तो मेरे ख्याल है इसलिए फिर अमेरिकन इंटरवेंशन हुई। और फिर क्योंकि चाइना जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, ईरान, तुर्की, तो मेरे ख्याल में फिर इस वक्त देखना, ये पूरी अरब ममालिक में भी ट्रंप का विज़िट था, तो ये सारी चीज़ें देख लें को ये एक मार्का हक बना हुआ था। मासूम बच्चों को मारने के बाद तो मुस्लिम उम्मा में एक लहर दौड़ी कि ये मासूम बच्चे पहले गज़ा में हो रहा है, फिर पाकिस्तान में भी शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल में फिर उनको भी ख्याल आ गया कि ये इंटरवेंशन ज़रूरी है। और फिर इंटरवेंशन उन्होंने मोदी के, जो इस्लामाबाद की खबरें हैं, वो तो इंडिया के कहने पे उन्होंने इंटरवेंशन की, लेकिन पाकिस्तान के हमारे जो हुकूमत है वो तो वैसे भी जंग के हक में नहीं थी। और हमारे यहाँ हमारी अफवाज ने भी बड़ा सब्र किया, क्योंकि मैं ब्रीफिंग में 2-3 दफ़ा जगह गया हूँ, तो सारी ब्रीफिंग यही थी कि हम जवाब देंगे, लेकिन मौका देख के देंगे, सब्र करेंगे। तो मेरे ख्याल में वो सब्र हमारे काम आया, और हमारा जवाब भी बड़ा बेहतरीन हुआ। और हमारी एयरफोर्स, हमारी अफवाज ने, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन अब मैं ज़रा थोड़ा ब्रॉडली बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने देखा बिलावल साहब को, हिना रबानी खार साहिबा, कुछ हमारे साबिक जनरल साहिबान थे, साबिक सफ़ीर, इंटरनेशनली बड़ा डट के उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। मौजूदा सेटअप में भी कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन एक तिश्नगी है। क्या कुछ चेहरे नहीं ऐसे, कोई दिमाग ऐसे बाकी नहीं? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान का जो बयानिया है वो बिलावल भुट्टो ने और पीपल्स पार्टी की टीम ने, जिसमें हिना रबानी खार थी, शहरी रहमान थी, और भी हमारे एम्बेसडर, 2 UK का एम्बेसडर हो गया, अमेरिका में एम्बेसडर हो गया, ये हमारे फॉरेन ऑफिस के 2-3 एम्बेसडर और 1-2 हमारे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल भी थे। तो इन लोगों ने जो जवाबात दिए हैं, लेकिन इनको लीड किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, जो पूरी पाकिस्तान के कौम के बच्चे ने देखा। और हर इंटरनेशनल मीडिया को यकीन जानिए, क्योंकि मैं खुद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे पता है कि 5-5 इंटरव्यू लाइन में होते थे, और इंटरनेशनल मीडिया आके कहता था कि हमने बिलावल का इंटरव्यू करना है, हमने बिलावल का इंटरव्यू करना है। और बिलावल उनको अपने, फिर एक बंदा दिन में 3-4 इंटरव्यू कर सकता। लेकिन फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के नौजवान कौम, जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ थे, जो हमारी यूथ थी,
जो हमारा पाकिस्तानी एक सोशल मीडिया के ऊपर आप भी बड़े एक्टिव होते हैं, हाँ। खैर जो उन्होंने इंडिया को जवाब दिया वो भी लाजवाल था, बेमिसाल था। सही बात। और मैं सलाम पेश करता हूँ उस नौजवानों को जिन्होंने एक जंग लड़ी बगैर किसी तफरीक नहीं, इसमें अगर आप सोशल मीडिया को दाद दे रहे हैं, पीटीआई को भी फिर खुलकर दाद क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि उन्होंने भी बाकी मामला साइड पे रखे और डट गए। मैं पीटीआई के जवानों को, पीटीआई के जो हामी लोग थे, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। नून लीग के भी तो थे ही थे, उनकी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोग और कुछ लोग जो ओवरसीज में बैठे थे, जो जिनको खैर शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी कुछ शिकवे थे, हमारी हुकूमत से भी कुछ शिकवे थे, और वो कभी, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई तो किसी ने नहीं देखा कि ये जंग कौन लड़ रहा है, ये जंग किसकी है। तो फिर सब ने देखा ये पाकिस्तान की जंग है, ये हमारे बच्चों की जंग है, ये हमारे आबाओ अजदाद की जंग है। तो उसमें फिर जिस तरह लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया, तो आप वो भी देख लें। ये अब चूंकि आप उनकी दाद भी दे रहे हैं और सीज फायर भी है पाकिस्तान और भारत के बीच, डोंट यू थिंक सो चांद साहब कि इस वक्त पॉलिटिकल सीज फायर भी होना चाहिए पाकिस्तान में? देखिए जी, बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है हमारे इदारों के पास भी, हमारी हुकूमत के पास भी, और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। और जिस तरह बिलावल साहब ने पहले भी कहा है कि हम चाहते हैं कि आप ये कभी ट्विटर बंद करना या कभी वो VPN के ऊपर कभी कुछ पाबंदियां लगाना, तो ये बिलावल साहब ने तो कई दफ़ा कहा है। तो मेरे ख्याल में फिर यूथ को आप एंगेज आपने कर लिया, यूथ आप रियासत के साथ खड़ी हो गई है, तो अब ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को संभाल ले। इस मुल्क में हम रूल ऑफ लॉ की तरफ चलें। इस मुल्क में ये जो शिद्दत है, जो पोलराइजेशन है, ये हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, और ये बहुत बड़ी ताकत है। ये एटम बम से बड़ी ताकत है आपके पास अगर आप ये ख़त्म कर लेते हैं। और मैं एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से, अब ये इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और हुकूमत को लीड लेनी चाहिए इस अपॉर्चुनिटी में, और ताकि हमारे जो क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, जो हमारे यहाँ नेशनलिज्म के क्राइसिस हैं, यूनिटी के क्राइसिस हैं, सूबों में आपस हमआहंगी के क्राइसिस हैं, वो सारे क्राइसिस हुकूमत, मैं समझता हूँ इसी जंग के माहौल से ही चंद साहब देखें ना, आप उसमें देखें खान साहब की जो कल एक्स के ऊपर वो APC बुलाने की बात कर रहे हैं और उनकी तजावीज़ भी हैं सामने, चाहे वो मोदी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके जाना हो। तो इस सब में APC बुलाने में हर्ज क्या है, और खान साहब को क्यों नहीं बुलाया जाता उसमें? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो बुलानी चाहिए हुकूमत को, और आइंदा का लाएअमल तय करना चाहिए, और ऑल पार्टीज़ के ज़रिए हुकूमत को पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब पूरी कौम का शुक्रिया अदा करेंगे, हर मकतबा फ़िक्र का करेंगे, मीडिया का करेंगे, सोशल मीडिया का करेंगे, सिविल सोसाइटी का करेंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का करेंगे, तो यकीन जानिए उसी दिन आप देख लीजिएगा कि आपकी स्टॉक मार्केट कहाँ खड़ी है, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, आपके मुल्क के अंदर जो पहले पैनिक थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो जंग के असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आप APC में इमरान खान बुलाने के हामी हैं? देखें जी, अगर हुकूमत बुलाना चाहे तो पीपल्स पार्टी तो इसको कोई इतराज़ नहीं है, अदालतें भी हैं, हुकूमत का भी पेरोल पे भी आ सकते हैं, पेरोल पे भी लोग आते जाते रहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। मैं तो पॉलिटिकल जो ख़त्म करने के लिए जो शिद्दत है, जो भी हुकूमत अच्छे इकदाम करेगी, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। चांद साहब, लास्ट नॉट द लीस्ट, अब वक्त मेरा कम है, जिस तरह आपने बिलावल का, हिना रबानी का जिक्र किया, आप तो आइनी ओहदे आप पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, कैबिनेट में तो गए नहीं, तो जारी बात है फिर बाकी वजारतें और लोगों के पास। अगर मौका मिलता है, ऑफर आती है इस सूरत हाल में बिलावल साहब को या हिना साहिबा को खारजा अमूर में खिदमत सर अंजाम देने की, पीपल्स पार्टी कबूल करेगी? ऐसा कोई इम्कान है? देखिए, ये पार्टी फैसला करेगी जी, ये मैं इस पर क्या कमेंट्स कर सकता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC ने, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया था कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और कुछ लोगों को पीपल्स पार्टी के चेहरे वैसे पसंद नहीं थे, तो वो लोगों ने भी कहीं ने रोड़े अटकाए कि ये, लेकिन कहीं हमारी, अब मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को कई तबके स्पेस भी नहीं देना चाहते, स्पेशली पंजाब में। तो अब हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो पीपल्स पार्टी को किस लेवल का इत्तेहादी रखना चाहती है। अगले तो जो उन्होंने हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन लेने के बाद जो हमारे साथ वादे किए थे, ठीक, उन पे तो अमल नहीं होगा। नदीम अफजल चंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त। फिर कभी बात होगी। अगर आपने ये देखना है पाकिस्तान और भारत में इस वक्त हो क्या रहा है,
तो पाकिस्तान में AVM औरंगजेब अहमद साहब के ऊपर पूरी कौम का इत्तेफाक, उन पर मोहब्बतें निछावर की जा रही हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और भारत में कर्नल सूफिया कुरैशी हूँ या वोमिका सिंह हूँ, जिनको तर्जुमानी के फ़राइज़ दिए गए, चेक कर लें कि मध्य प्रदेश के BJP के रहनुमाओं के ऊपर क्या जुमले कस रहे थे, चेक कर लें कि इंतहा पसंद उनके घरों के साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ कौम इकट्ठी हुई है, वहाँ BJP और हिंदुत्व ने कौम को तकसीम करने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।